हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई नो की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, बट हाँ जो भी है, क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाने में पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, उसकी वजह से ये वीडियो अब आ रही है काफ़ी ज़्यादा लेट। तो मैंने सारी बुक 2 की सारी पीपीटी की सारे चैप्टर्स रेडी कर लिए हैं। सो अब डेली डेली वीडियो आई करेंगी, जितना मैं कोशिश करूँगा उतनी आएंगी वीडियोज़। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। सो हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, और आपका वेलकम है हमारे चैनल ब्रेन वाइज पे। सो ब्रेन वाइज लाता है क्लास 9 to 10 की ऑल सब्जेक्ट और 11th 12th की ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट। अभी फ़िलहाल में जो आ रहा है वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट आ रहा है, जो कि है पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12th। और ये सारी अदर क्लासेस सून बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, वी आर फाइंडिंग बेस्ट टीचर्स फॉर यू ऑल। ओके, सो दिस इज़ फॉर द क्लास 12th। ओके, so the chapter name is era of one party dominance. ओके, सो अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए तो आपको यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की लिंक, जो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ डली रहेगी। ठीक है, और रही बात, अगर आप पीडीएफ पर हैं और आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है तो आप पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको यूट्यूब लिंक खुल जाएगी। ठीक है, सो हम करने वाले हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, इसके चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट बी फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट। क्लास 12th स्टूडेंट, द सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस। सो ये आपके सी यू ई टी पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस मैंने मतलब कि जिस जिस प्रकार से मतलब कि ये डिज़ाइन करी है, इस टाइप से डिज़ाइन करी है कि हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, जस्ट अ सेकेंड। पहले पढ़ेंगे हम क्या इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम डू यू नो, कुछ कुछ टर्म्स आते जो कि बच्चों को नहीं पता रहता। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम समरी। मतलब कि आपको मैंने इस तरीके से बना दिया है जिससे कि आपको लगे शायद आप इंग्लिश का ही कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टोरी पढ़ रहे हैं कोई। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे हम MCQs करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर को कर देंगे हम एंड। ठीक है, सो जब तक मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ उसको रीड करिए। आई एम जस्ट कमिंग इन फ्यू सेकेंड्स। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया हो। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है डॉक्टर AOU में कौन थे? पता है आपको कौन थे डॉक्टर AOU में? सो डॉक्टर AOU में वो थे जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया। सो 1885 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया था। ये आपके NCERT बुक में नहीं होगा, बट मैं स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कोई आगे समझने में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये मैं CUT की पर्पज़ से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा CUT के लिए देख रहा है तो ये भी ये इंपॉर्टेंट है, CUT में आता है ये, इस बार भी आया था 2023 के बीच में भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि हु फाउंडेड कांग्रेस पार्टी। सो उसमें बहुत से आते हैं जवाहरलाल नेहरू के लिए ऑप्शन, पर नहीं, इसके राइट आंसर होता है डॉक्टर AOU में इज़ द करेक्ट आंसर। फाउंड इसे लिख देता हूँ ऊपर, फाउंड कांग्रेस। और हाँ, जो कांग्रेस पहले थी और जो अब है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों में, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है बहुत। Dr. AOU may transform into a political party in the form of a social and ideological alliance by expressing feeling of dissatisfactions with different social groups and the people of different faith and ideologies. ठीक है,
AOU मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी थी एक पॉलिटिकल पार्टी किसके फॉर्म में, सोशल और आइडियोलॉजिकल अलायंस में, ठीक है, जिसमें कि वो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, जिसमें कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हैं किसके साथ, सोशल ग्रुप्स के साथ, और पीपल जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। इवन इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज मैनी organizations and parties existed within the Congress with their structure and institutional structure, ठीक है, विद द स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, उसी से पार्टी का एग्जिस्टेंस और ऑर्गेनाइजेशंस पता चलती हैं। इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप्स फॉर्म विद इन द पार्टी आर फैक्शन, जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं पार्टी के अंदर ही अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें फैक्शंस बोला करते हैं, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, ये वाली सारी, ये कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी अम्ब्रेला पार्टी होती कहलाई जाती है, ठीक है, कहलाई जाती थी बोले वे कहलाई जाती है, पता नहीं क्या बोले, ठीक है। इसमें बहुत सी पार्टीज़ थी, ठीक है, एक पार्टी अलग थी, एक पार्टी अलग थी, एक पार्टी अलग थी, ये मतलब ग्रुप्स थे पार्टीज़ के, है ना। ये क्या कहलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम फैक्शन, क्या बोलते हैं हम, फैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। सो द coalition the गठबंधन, coalition nature of the Congress party encouraged various factions based on the ideological views or personal aspiration or enmity. Before the first general election of 1952, first general election कब हुआ था, 1951 to 1952, बट ज़्यादातर बोला जाता है 1952 में, ठीक है। Some powerful and opposition parties came into existence which gained only as a symbol of representations to maintain the democratic features, ठीक है। ये देखो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा समझने वाली कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो CVT वाले बच्चे उनको सिर्फ पढ़ना ही है, और जिसमें नाम है वो याद करने हैं, ठीक है, और समझने वाली जिसमें कोई बात है ही नहीं जो मैं इसमें समझाना पड़े मुझे। दीज पार्टीज़ केप्ट द रूलिंग पार्टी इन चेक, जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो रूलिंग पार्टी उनको चेक करती रहती है, वैसे ही जो फैक्शन था वैसे ही वो उनको चेक करता रहता है कि अंदर काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी की, एकदम क्या होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, वो वाली रिस्पेक्ट चलती है, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली, ठीक है। प्रिवेंटिंग रिसेंटमेंट एंड प्रिपेयरिंग द लीडर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अब हमारे लीडर थे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे और ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे वांटेड टू परस्यू पॉलिटिक्स एज अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एज वेल एज मेक डिसीजन एंड एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लीडर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे कि पॉलिटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के पास है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने परस्यू कर लिया था पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, एज वेल एज डिसीजन मेकर, ठीक है, जिससे कि लोग अपना इंटरेस्ट जागरूक रखें और अच्छे से पॉलिटिकल पार्टीज़ में को वोट करें, अलग अपनी अपनी मन पसंदीदा ये सब कुछ करें, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है जो कि आपके NCERT से स्टार्ट होता है, वो है हमारा क्या, द चैलेंज इज़ टू बिल्ड डेमोक्रेसी। सबसे पहले क्या आता है, और चैलेंज डेमोक्रेसी को कैसे बिल्ड करें। हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा, 3 चैलेंजेस फेस करे थे इंडिया ने, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, और सेकंड वाला हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड वाला हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि तीनों चैलेंज थे क्या, ठीक है। सो क्या है ये, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द जनवरी 1950। जो इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन है इंडिया का कब इस्टेब्लिश हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, जनवरी के 1950 में। जो कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ये आपके प्रैक्टिकल में अगर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल में टॉपिक है फर्स्ट इलेक्शन कमीशन या फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो उसमें हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना कि सुकुमार सेन थे, वो थे हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इंडियाज एब्सोल्यूट साइज इन द लो लिटरेसी रेट वर
some of the challenges in the holding the 1952 जनरल इलेक्शंस डिस्पाइट, उसके बावजूद भी देखो इंडिया के जो बहुत बड़ा साइज है सबको ही पता है, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, और उसके लो लिटरेसी रेट, मतलब कि इंडिया में पहले के ज़माने में, ठीक है, 1950 के टाइम पे, ठीक है, लगभग मान लो 1950s में, मान लो 1950s में मान लो, ठीक है, उस टाइम में क्या था कि इंडिया की साइज़ बढ़े के साथ साथ उस वहाँ पे जो लिटरेसी रेट थी बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब यहाँ पे लोग अनपढ़ थे, बेपढ़े ज़्यादा थे, ठीक है। वर सम ऑफ द चैलेंज, ये इनमें से एक चैलेंज थे 1952 के इलेक्शन को करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी क्योंकि भैया लोग, पता है, जो वीमेन थी वो अपना नाम नहीं बताती थी, कहती थी आई एम द वाइफ ऑफ श्यामलाल। अब श्यामलाल कौन सा श्यामलाल है भैया, है ना, अब कौन सी वाइफ है, आई एम द डॉटर ऑफ श्यामलाल, आई एम द ब्रदर ऑफ श्यामलाल, है ना, कोई भी है श्यामलाल एक्स वाई जेड, ठीक है, नाम ले लिया है। ऐसे ही पहले में बहुत दिक्कत आया करती थी, श्यामलाल ये तो नहीं सिर्फ दुनिया में एक ही है, इंडिया में एक ही है, 100 श्यामलाल है, मान के चलो, तो भाई कैसे होगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। फिर ट्रेनिंग दी गई, ये सब कुछ हुआ, ठीक है। फिर क्या है, उसके बावजूद भी उस चैलेंजेस के बावजूद भी 1952 के इलेक्शन वो सक्सेसफुली हो गए। किसकी मांग हो रही थी, सिर्फ हमें हो रही थी डेमोक्रेसी चाहिए, किसकी हो रही थी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, देखो यहाँ पे सब में लिख रहा है डेमोक्रेसी, सबके हाथ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी चाहिए सबको, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या चाहिए, जस्ट अ सेकेंड मैं भी लिखूँ, डेमोक्रेसी चाहिए सबको, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन वोटिंग पैटर्न्स। चेंज कैसे हुए वोटिंग पैटर्न्स में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस अ बॉक्स इनसाइड ईच पोलिंग स्टेशन विद अ सिंबल ऑफ ईच कैंडिडेट। पहले क्या हुआ करता था, पहले एक बॉक्स बना दिया करता था, उस पर एक सिंबल बना दिया करता था, जैसे कि आप मान लीजिए कांग्रेस का सिंबल है ना, तो लोगों को पता है कांग्रेस का सिंबल है, तो उसमें क्या करते थे लोग, उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चिट्ठी सी डाल रहे हैं, वैसे ही डाला करते थे वोट के लिए, ठीक है, ये हमारा इसमें वोट इसमें जा रहा है, ठीक है, पहले बीजेपी तो थी नहीं, है ना, 1950 में, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद आई, ठीक है। बाय 2004 में एंटायर कंट्री हैड स्विच टू द ईवीएम्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ठीक है। 2004 के बाद हमारी कंट्री किस में चेंज होगी, पूरी तरीके से ईवीएम्स में, ठीक है। पहले कैसे होता, डिब्बे में रखते थे वोट्स, ठीक है, जिसमें कि चीटिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होगी, ईवीएम आ गई। द फर्स्ट द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ये हमारा सेकंड टॉपिक, वो हमारा कोई सब टॉपिक था, ठीक है। द कांग्रेस डोमिनेटेड इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, जो कांग्रेस का जो डोमिनेशन रहा वो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में रहा है, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में रहा है, ठीक है। इट हैज़ मैनी फेमस फेसेस, लाइक भाई क्यों मतलब कि क्यों डोमिनेशन रहा है भैया, देखो सबसे ज़्यादा फेमस फेसेस तो भाई कांग्रेस में ही थे, जैसे कि देख लो आप, लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, सी गोपालाचार्य जी, वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। इन एडिशन जवाहरलाल नेहरू वॉज एन अट्रैक्टिव एंड वेरी पॉपुलर लीडर, भैया बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे क्योंकि लोगों को सबको पता है कि इन्होंने आज़ादी दिलवाने में हेल्प करी थी, वन ऑफ द मतलब कि फेमस लीडर हैं जिन्होंने कि आज़ादी दिलवाने में उनका बड़ा हाथ था, ठीक है। इट हैज़ वर्क एज अ ग्रास रूट लेवल एज वेल एज द टॉप लेवल ऑन द कांग्रेस। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भैया क्या करा है, ग्रास रूट लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी काम किया है, साथ ही साथ टॉप लेवल पे भी काम किया है, ठीक है, कांग्रेस के। सो कांग्रेस गेन पॉपुलैरिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने डिसोबी किया था, जो कि मतलब कि जिन्होंने मतलब कि रूल्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने सारे डिसोबी किया था, ठीक है। ये हुआ था हमारे डिसोबीडियंट मूवमेंट में, ठीक है। और कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसी से हासिल की थी, ठीक है, पार्टिसिपेट करके सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला came to power for the first time in the world in 1957। तो CP के ही बोलेंगे ना, ठीक है, CPI ऑफ के, खैर ऐसे मान लीजिए
कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरल, वो आई थी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सामने 1957 में थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के दौरान, सॉरी उसके जरिए, सॉरी दौरान नहीं जरिए। इट वॉज फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंस के बाद 1957 में, क्योंकि 10 साल पहले तो हमारी इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंट हुई थी हमारी कंट्री, उसके 10 साल बाद हमारी क्या हुआ था, नॉन कांग्रेस पार्टी आई थी। कहाँ पे आई थी, जो कि केरल में आई थी। कांग्रेस पार्टी वहाँ से हटी। देखो देख सकते हैं आप केरल में कितनी अच्छी लिटरेसी रेट है, आपको पता ही होगा। मोस्ट लिटरेट स्टेट है हमारा, कहाँ का, इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट। ठीक है। द डोमिनेंट नेचर ऑफ कांग्रेस, ही हमारा थर्ड टॉपिक है। क्या है, द डोमिनेंट नेचर ऑफ कांग्रेस। द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज इन अ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के होते सोते कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस बनी रही। द रूट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि इसका डोमिनेशन क्यों था, क्योंकि भैया कांग्रेस पार्टी के जो फेमस फेसेस थे उन्होंने बहुत मदद करी थी इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। कांग्रेस हैज़ ब्रॉट टुगेदर डिफरेंट ग्रुप्स। कांग्रेस के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स थे। ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, एस से स्टार्ट है, बताओ फटाफट से, एस से खत्म है। ठीक है। हुज इंटरेस्ट्स आर ऑफनली कॉन्ट्रडिक्टरी। उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो ग्रुप है, ग्रुप्स हैं कांग्रेस के अंदर, उन सभी के जो इंटरेस्ट हैं एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और क्या कह सकते हैं आप, हम मेल नहीं खाते और अपोज खड़े होते हैं एक दूसरे से, है ना, पर ग्रुप के अंदर ही है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये किसका साइन है, कांग्रेस का, देख सकते हैं ये, पर ये अभी का है, रिसेंट का है, पर ये ना ये 1952 का नहीं है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है डोमिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम के दौरान जो कांग्रेस थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एज अ रेनबो लाइक सोशल अलायंस दैट ब्रॉडली रिप्रेजेंट इंडियाज डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन। इंडिपेंडेंस के टाइम पे डोमिनेशन इसलिए भी बना रहा कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो कि रेनबो लाइक पार्टी थी, जिसमें कि मतलब कि ये रिप्रेजेंट किया जाता था कि भाई इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी बढ़िया है, किस टर्म में उनकी मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट रहती हैं, रिलीजन भी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट के यहाँ पर लोग रहते हैं। दिस कॉलिजन एटीट्यूड गेव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ टू द कांग्रेस। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ देता है कांग्रेस को, कॉलिजन ही गठबंधन रहा था। ठीक है, द ग्रुप टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट, जो ग्रुप टॉलरेट करते सह रहे थे और उनको मैनेज कर रहे थे। द ग्रुप्स आर ग्रुप्स विद इन द पार्टीज दैट हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। ग्रुप्स वो ग्रुप्स जो कि पार्टी में तो थे पर उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, अलग सोच रखते थे। सम ऑफ दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल परस्पेक्टिव्स। इनमें से कुछ कैटेगरी ये थी कि कुछ तो थे जिनका व्यू था आइडियोलॉजिकली सोचना। ठीक है, बट वेरी ऑफन कैटेगरीज आर रूटेड एज अ पर्सनल एम्बिशन इन द कंपटीशन। और जो कुछ कुछ का तो था आइडियोलॉजिकल सोचना, मतलब कि जो होगा वो ही। ठीक है, बट कुछ लोगों को यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन से मतलब था, हमें जीतना है वो सब कुछ। ठीक है, आज जो चलता है, द कॉल्यूजन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इनकरेज वेरियस सेक्शंस। इनकरेज करती है कांग्रेस पार्टी और टॉलरेट भी करती है बहुत से सेक्शंस को। ठीक है, क्या आपको पता है, डू यू नो ईवीएम्स, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ठीक है, मान लो या फिर मशीन ही मान लो, अ वोटिंग मशीन फॉर रिकॉर्डिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ वोटर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड बाय द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, जिसमें कि वोट रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिसके वोट ज़्यादा वो ही जीतेगा।
ठीक है, तो ये क्लास 11 में पढ़ा होगा। दिस इज अ सिंपल मेजोरिटी सिस्टम इन विच द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर इलेक्टेड, जिसके भैया ज़्यादा वोट्स आए वो जीत गया और वो इलेक्टेड माना जाएगा। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड पार्टी क्या होती है और इंटरेस्ट बेस्ड पार्टी क्या होती है, चलो देखते हैं। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड पार्टी, इट इज़ अ पार्टी दैट फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड डिसीजन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। ठीक है, और इंटरेस्ट बेस्ड पार्टी कौन सी होती है, वो पार्टी जो कि प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है स्पेसिफिक इंटरेस्ट सच एज कास्ट, कम्युनिटीज़, रीजन्स और ट्राइब एक्सेट्रा को। ठीक है, मतलब आइडियोलॉजिकल वो होती है जो कि मतलब कि पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, और जबकि इंटरेस्ट बेस्ड कौन सी होती है, जिसमें कि प्रोटेक्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं कास्ट को, कम्युनिटीज़ को, फिर रीजन वगैरह को, रीजन ट्राइब वगैरह को करती है। चेरिस्मेटिक लीडर ओरिएंटेड पार्टी कौन सी होती है, दिस पार्टी वेयर लीडर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन एंड द पार्टी इज़ एट द सेंटर। ठीक है, ये ऐसी पार्टी होती है, मतलब ये ऐसी पार्टी होती है जहाँ पे कि जो लीडर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है, जो पार्टी होती है वो कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है। सीधी सी बात होगी, कहाँ पे होगी, जो पावर में होगा तो, है ना। सो क्या है नेक्स्ट, अब हमारा फिफ्थ टॉपिक, द राइज ऑफ अपोजिशन पार्टी। ऑलमोस्ट ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज हैव देयर रूट्स इन एनी अपोजिशन पार्टी ऑफ 1950s। 1950s का मतलब होता है 1950 से क्या क्या 1950 से 1960 तक, ये होता हमारा क्या 50s वाली बात होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल नॉन कांग्रेस पार्टी हैव देयर रूट्स इन एनी अपोजिशन पार्टी ऑफ 1950s। ज़्यादातर ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं उनकी रूट्स कहाँ से रही है, कोई अपोजिशन पार्टी से नहीं रही, वो इन कांग्रेस से ही रही है। These opposition parties have provided constant and frequent ideological criticism to the policies and practices of the कांग्रेस पार्टी। जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्रिटिसाइज़ करती हैं, निंदा करती हैं, यानी बुराई करती हैं पॉलिसीज़ की और प्रैक्टिसेस की जो कि कांग्रेस पार्टी लाती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली उनकी तारीफ नहीं कर, कभी तारीफ करती, कभी क्रिटिसिज्म करती है, क्रिटिसाइज़ करती है। ठीक है, दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी इन चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन कांग्रेस। ये जस्ट अ पिक्चर है, उसको समझने के लिए समझ लेना। ठीक है, कि मतलब कि ये जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कोई तारीफ़ कर रहा है उसके, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, पर है ना ये सिर्फ एक तरीके से कार्टून है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, मतलब ये हमारे इंडिया का नहीं है। ठीक है, ये दिस जस्ट अ कार्टून। ओके, अब आते हैं हमारी सिक्स सोशलिस्ट पार्टी। अब आते हैं मतलब ये पढ़ते हैं पार्टीज़ के बारे में। पहली क्या पार्टी है बताओ फटाफट से बच्चों। पहली है हमारी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सिक्स है हमारा क्या, सोशलिस्ट पार्टी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP। अब इसको ध्यान से पढ़ना, वेरी वेरी कंसंट्रेट रखना, यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was founded in 1934। CSP का फाउंड 1934 में। ठीक है, अगर आपको ये नहीं सारे चाहिए, ये फाउंड कब हुई, ये फाउंड कब हुई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वही बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट पूरा डल जाए फिर पार्ट 2 में डले, है ना। चलो देखते हैं। वॉज फाउंडेड इन 1934 बाय द ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स। किसने फॉर्म करी थी ये, ग्रुप्स ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड अ मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन कांग्रेस होती है जिसमें कि इक्वल राइट्स सबके पास हो, मतलब ये होता है इगैलिटेरियन का मतलब इक्वल राइट्स। ठीक है, इक्वली सबके पास राइट्स हों। 1948 में कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बार इट्स मेंबर फ्रॉम द डुअल पार्टी मेंबरशिप। द मतलब कि 1948 में कांग्रेस ने चेंज कर दिया था अपना, अपडेट कर दिया था, अमेंड को हम चेंज नहीं बोलेंगे, हम इसको अपडेट बोल सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर दिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द सोशलिस्ट हैड द सोशलिस्ट्स हैड अ फॉर्म टू सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी सेपरेट हो गई थी। ही क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग इन्वेस्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड नेग्लेक्टिंग वर्कर्स एंड फार्मर्स। इन्होंने मतलब कि ये इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने कांग्रेस को, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी
इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट किया करते थे और लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट किया करती थी और नेगलेक्ट कर देती थी, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया करती थी, वर्कर्स को इग्नोर किया कर देती थी, वर्कर्स को और फार्मर्स को। ठीक है, जैसे कि ये था हमारा क्या, सोशलिस्ट पार्टी का सिंबल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी दिख रहा है आपको, पहले ये था फिर ये हो गया सोशलिस्ट पार्टी का जैसे सिंबल। ठीक है, अब आता हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इसका भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द अर्ली 1920s इंस्पायर्ड बाय द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहाँ पे होता है, रशिया में था, जिससे कि हमने बुक 1 में पढ़ा है। ठीक है, बुक बुक 1 में पढ़ा है, बुक ए में पढ़ा है, पार्ट नंबर ए में पढ़ा है। ठीक है, कम्युनिस्ट ग्रुप स्प्रेंग अप इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट ग्रुप अलग अलग पार्ट में आ खड़े। ठीक है, 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी थी डिसाइड करती है कि वो छोड़ दे, लेफ्ट कर दे पाथ जो कि वॉलेंट रिवॉल्यूशन की है, ठीक है, जिसमें कि हिंसा हो रही है, ऐसे रिवॉल्यूशन को वो छोड़ दे और रन करे नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में। ठीक है, जो रहा सो हो जाने दो, बट हम करेंगे नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से जो भी करेंगे। ठीक है, ए के गोपालन, एस ए डेंगी, ई एम एस नाम्बोप्रिपद, prominent leader of the CPI were PC जोशी, अजय घोष एंड पी सुंधारिया। देखो जस्ट अ सेकेंड, आई नो कि है ना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपको याद कैसे करना है, इसका फाउंडर कौन है ना, कब फाउंड हुई, वैन, हु द फाउंडर, किसने फाउंड करी है ना, और कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स है, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एकदम बढ़िया सी वीडियो, जिसमें कि सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होगी और वहाँ पे मेरे साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, देखो ये है हमारी क्या, सीपीआई का सिंबल, इसके देखो प्रोमिनेंट लीडर्स ये हैं। ठीक है, तो आती है भारतीय जन संघ, बीजेएस। द बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ वॉज फाउंडेड इन 1951 विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने फाउंड करी थी, इसको एक आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपको ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो पक्का बनाऊंगा। एज इट फाउंडिंग प्रेसिडेंट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके थे, बीजेएस के, भारतीय जनसंघ के। इट एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन कल्चर एंड वन नेशन one culture and one nation, and believed that the country would become modern, progressive and powerful based on Indian culture and traditions. ओके, ये मतलब ये सब देखते थे, मतलब कि प्रोग्रेस कैसे करे इंडिया, फटाफट फटाफट से मॉडर्न कैसे बने और पावरफुल कैसे हुए, ये सब को देखते थे, है ना। देखो ये थे हमारे जनसंघ पार्टी का सिंबल, बीजेएस का सिंबल। सो भारतीय जनसंघ पार्टी का भी वही पढ़ रहे हैं हम। द भारतीय जनसंघ पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द 1951, सॉरी फाउंडेड इन 1951 बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, विद द आइडियोलॉजी of one nation, one culture, one nation and called for the reunification of India and Pakistan। ठीक है, यही बोलती थी reunification of India and Pakistan in United India। The Independent Party was formed in August 1959 following the Congress Nagpur resolution calling, सॉरी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, बीच में क्यों अटक रहा हूँ, क्योंकि है ना इस प्रकार मतलब हिंदी वर्ड्स नहीं याद आ रहा मुझे। आप है ना उसको कमेंट में देख लेना ज़रा, कंफर्म करके मैं है ना कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, खैर, द इंडिपेंडेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959 फॉलोइंग द कांग्रेस नागपुर रिसोल्यूशन कॉलिंग फॉर द लैंड रिस्ट्रिक्शंस। इट्स मेन लीडर वर सी गोपालाचारी, के मुंशी, एन जी नरंगा एंड मीनू मसानी, ये सब ये थे, इनके लीडर थे। इट्स आइडियोलॉजी एम्फेसाइज टू अ फ्री इकोनॉमी एंड लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये मार्केट को बनाना चाह रही थी मेन, ठीक है, इकोनॉमी एंड सजेस्ट क्लोजर टाइज विद द यूएस, और ये चाहती थी कि यूएस के साथ इनका ज़्यादा अच्छा टाई रहे बजाय यूएसएसआर के।
अब आते हैं हमारी इंडिपेंडेंट पार्टी। द इंडिपेंडेंट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959। द पार्टी वॉज लेड बाय द ओल्ड कांग्रेसमैन लाइक सी गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी. The party criticized the state of strategy for the economic development, centralized planning, nationalizations, and public sector interventions. Instead, it opted for the free private sector expansions. ठीक है, इसमें मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स के नाम है यहाँ पे और किसके लिए जानी जाती थी, है ना, ये सब कुछ यहाँ पे किया गया है. अब आती है इसकी समरी, फटाफट समरी करते हैं, फिर एमसीक्यूज करते हुए चैप्टर को क्लोज करते हैं. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लीडर्स से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे कि हमारे भी पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि परस्यू कर ले पॉलिटिक्स एज अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं बिना कुछ हंगामा के. ठीक है, एज वेल एज मेक डिसीजन एंड एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट. जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक का भी इंटरेस्ट बने रहे पॉलिटिक्स में. ठीक है, एज अ रिजल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैम into existence in January 1950, Vishnu Kumar Sen becoming the first chief election commissioner to conduct the election in the country. ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ. द कमीशन इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट इलेक्टोरल रोल्स. ये कमीशन किस लिए रिक्वायर्ड थी, क्योंकि वो इलेक्टोरल रोल्स को फॉर्मुलेट करके बना सके, यानी उसको एक जगह जगह प्रिपेयर करवा सके, रखवा सके. ठीक, फॉर्मुलेट करवा सके विद एलिजिबल वोटर्स. उसकी वोट क्या होती थी पहले, 21 ईयर्स होती थी, 21 प्लस या फिर 21. ठीक है, 21 हुआ करती थी. एंड कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. India's first general elections had become a milestone due to its competitiveness and encouragement. His critics are wrong. मतलब कि ये लोग पहले लोग क्या कहा करते थे, तो इतनी बड़ी कंट्री है, ऊपर से लोग यहाँ पे अंदर अनपढ़ हैं, कैसे कर लेंगे डेमोक्रेसी को, है कैसे करवा लेंगे इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन कैसे करवा लेंगे. फर्स्ट इलेक्शन में ही भैया इंडिया ने सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया. ठीक है, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए. और उनकी जो निंदा की जाती थी, बुराई की जाती थी इंडिया की, वो सारी रॉन्ग हुई, है ना, सारी गलत साबित हुई. फॉर नॉट होल्डिंग इलेक्शन इन अ प्रोवन पार्टनरशिप, फेयर रिजल्ट भी हुई है, पॉवर्टी भी कम हुई थी उसके बाद थोड़ी बहुत. ठीक है, फिर आती है हमारी द कांग्रेस पार्टी वॉन करी थी, जीती थी लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 1952 इलेक्शंस, बट वॉज नॉट इन पावर इन स्टेट लाइक ट्रेवनकोर यानी केरला. डेट इज केरला, मतलब केरला पे लिख रहा है कि मद्रास एंड ओडिशा. रिकॉग्निशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल पॉपुलरिटी ऑफ द पॉपुलिस्ट लीडर्स. पॉपुलिस्ट लीडर कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालाचारी, ये सारे. comprehensive manifesto for the every section of society and parties consensus and building role lead to congress denomination in India. ठीक है, ये सारे क्या मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल थे कांग्रेस डोमिनेशन के इंडिया में. ठीक है, सो अब आता है हमारा, जिसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और ये है ना, ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो सी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी के लिए. ठीक है, सी में करके जाते हैं तो आपको 100% बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. यहाँ पे 10 MCQs हैं, 10 में से आपको बताना आपके कितने सही गए हैं. अगर आपके सही हैं तो उसको +1 दे देना अपने आपको. ठीक है, विच, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. विच इंडियन लीडर इज़ द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड. ये आपके NCERT की बुक से ही लिया है. ठीक है, सो इसका अगर आपका आंसर सही है तो अपने आपको +1 देना मत भूलना. तो इसका आंसर है हमारा बी. ठीक है, सी गोपालाचारी. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ. ये तो हमने भी पढ़ा था. भारतीय जनसंघ के कौन थे हमारे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ठीक है, कौन थे हमारे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. सो अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 दे देना, गलत है तो -1 कर लेना. एंड में बताना कितने आप स्कोर कमेंट में. क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया. 1947 में या फिर 1952 में या फिर 1955 में या फिर 1960 में. सो 1952 में हुआ था. 1952 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. हाँ चलो ऐसे लिख देता हूँ एक बार. सी करेक्ट है इसका, इसका बी करेक्ट है. थोड़ा सही से लिख दूँ, है ना, इसका बी करेक्ट है
अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, PRI भी बोलते हैं ना, एक आपके में एक होगा ये, है ना। एक्सरसाइज्ड इट्स पावर बाय, मेक्सिको से उन्होंने अपनी पावर ली थी, ठीक है। फिनलैंड से नहीं ली थी, क्यारो से नहीं मिली थी, और नहीं ब्राज़ील से ली थी। उसका आंसर क्या है, ए। सर अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 दे देना, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने पार्टीज छोड़ दी हैं, ये सब कुछ कब किसने फाउंड करी, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। या फिर एक काम करूँ, मैं अपने जो जो मैंने PDF सॉरी पेजेस पे नोट्स बनाए थे वो आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको फटाफट से मिल जाएंगे वहाँ पे से, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और 5 क्वेश्चन उसके बाद रह जाएंगे, फटाफट से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन पावर बाय कांग्रेस इवन आफ्टर द लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। तो कौन सा था, वो तो हमारा ओडिशा भी था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, देखो देखो ये रहा, केरल, मद्रास एंड ओडिशा, ठीक है, देखा ना। हाँ जी, तो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से करते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, ये भी हमने देख लिया, ये हमारे थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना मत भूलना। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द समाजवादी पार्टी फॉर्म इन इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज 1948, 1948 में ये फाउंड हुआ था। सो आंसर इज ए। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना, ठीक है, नहीं भूलना ध्यान से। और मुझे कमेंट करके बताना आपको कितने सही हुए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला इन द 1957। सो ये सबको पता, CPI नहीं करी थी, CPI आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है क्या, बी। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। PM की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सभी को पता है, ठीक है। सो ए अगर आपका इसका सही है तो अपने आप को +1 दे देना। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये तो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है, तो क्या होंगे इसके, सुकुमार सेन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 दे देना। इसी के साथ हमारे चैप्टर हो जाता है समाप्त, चैप्टर को हम समाप्त कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है विद द MCQs। So thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe this YouTube channel. Bye bye.